एपिसोड 12। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह की और रोमांटिक स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आते रहे। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। खुराना मैंशन, तुम प्यार में? उसने कहा, लेकिन अगले ही पल वो धीरे से ऐसे देखने लगा जैसे वो 1000 साल पुराने कोड को समझने की कोशिश कर रहा था जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका था। अच्छा, सबसे पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम अक्सर खुद को अचानक ऐसी चीजें करने की कोशिश करते या करते हुए पाते हो जिनमें तुम्हें पहले कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, वह भी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से? रोनित ने पूछते ही रक्षित अपने दिमाग में उन हर लम्हों को याद करने लग जाता है जो उसने अपनी पत्नी ले साथ बिताया था। काव्या ले एक एक हरकतें उसे अभी भी अच्छी तरह याद थी और उन सब को याद करते हुए उसके चेहरे पर एक चमक खुद भी खुद उभर आती है जिसे रॉकी देख अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ लेता है। काव्या के साथ रहने के दौरान और उसके कारण उसे जो भी पहली बार अनुभव हुआ था वो एक के बाद एक खूबसूरत और कीमती तस्वीरों की श्रृंखला की तरह दिखाई दिया, और रक्षित जानता था कि उसे अब उनका मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उस आदमी के सवाल का उसका जवाब निस्संदेह एक ठोस हाँ था। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या तुम अक्सर चिंतित या परेशान सा महसूस करते हो जब भी वो तुम्हें छोड़कर चली जाती है या हर छोटी छोटी बात पर? इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल ही हाँ है। अरे ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है मिस्टर रोनित। आप जानते हैं, एक बार तो श्रीमान अपनी पत्नी के खातिर एक छोर से दूसर छोड़ आ गए थे, वो भी बस इसीलिए क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें मिस कर रही थी। ये रॉकी था जो झट से उन सवालों का जवाब बोल पड़ा। उसके बातों को सुन रक्षित बस उसके चेहरे को देखता रह गया, पर रोनित समझ गया कि जो अभी रॉकी बोला उसके बातों से रक्षित भी पूरी तरह सहमत था, इसीलिए इसका जवाब भी हाँ ही था। अच्छा ठीक है, अब अगला सवाल, क्या तुम मिस काव्या के अलावा किसी और के प्रति रोमांटिक जुनून महसूस नहीं करते हो? ओह कम ऑन मिस्टर रोनित, ये कैसा सवाल है? क्या उसने पहले कभी कोई भावना या इससे भी ज्यादा रोमांटिक जुनून महसूस किया था? हमारा दोस्त तो असल में एक बेजान लकड़ी का पुतला था जो सिर्फ रोबोट की तरह काम करता था और उसके अंदर किसी भी चीज के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। ये सभी बदलाव तो मिसेस काव्या के आने के बाद ही शुरू हुए हैं, तुम्हें पता तो है। फिर से ये रॉकी ही था जिसने उसे उत्तर दिया और वो अच्छी तरह जानता था कि उसका क्या मतलब था। रोनित, जो लंबे समय से रक्षित का बेकार मनोचिकित्सक था, वह जानता था कि उसका पेशेंट कितना ठंडा था इंसान था। उसने ये भी सोचा कि अब उसके लिए कोई इलाज नहीं हो सकता है। पर उसमें आए परिवर्तन को देख उसके अंदर का एक डॉक्टर बाहर निकल आया और वो थोड़ा चिढ़ते हुए रॉकी से बोला, रॉकी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मिस्टर रक्षित के बारे में अगर उससे भी ज्यादा कोई दूसरा इंसान जानता है तो वो तुम ही हो, पर इस वक्त मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि प्यार क्या होता है। और अगर इसके बीच में सारे सवालों का जवाब तुम ही देते रहोगे तो फिर उसे एहसास कैसे होगा? रोनित की बातों को सुन रॉकी अपना मुंह लटका बोल पड़ा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तो फिर आगे बढ़ो। पूछताछ जारी रखो। नहीं, मेरा मतलब सवाल जवाब वाले हिस्से से है। उसने बस इतना ही कहा, जिससे मनोचिकित्सक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह आदमी भी अभी भी बहुत तकलीफदेह है। ठीक है, अगला सवाल मिस्टर रक्षित, क्या तुम्हें लगता है कि वह अनोखी है? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है? इस सवाल के पूछते ही रक्षित बिना एक भी पल बिताए झट से जवाब दे दिया, हाँ। क्या तुम हमेशा मिस काव्या के साथ बिताए हर छोटे पल के बारे में सपने देखते रहते हैं या तुम हमेशा किसी चीज को देख इसके बारे में सोचने लग जाते हो? मिस्टर रोनित, क्या आपको पता है एक बार हमारा दोस्त तो कुकीज और फूलों के गुलदस्ते को देखते हुए ऐसे किसी ख्यालों में खो गया जिसके बाद उसे वापस इस दुनिया में लाना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। मुझे तो लगता है कि अब मेरे दोस्त को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लाने के लिए एक अलग से बॉडीगार्ड रखना होगा। जैसा कि अपेक्षित था, रॉकी अपना मुंह बंद नहीं कर सका, इसलिए रोनित ने उसे अनदेखा करने का फैसला किया। क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा मूड बार बार बदलता रहता है, जैसे कि तुम्हें किसी नशे की लत लग गई हो? बिल्कुल, कभी कभी, नहीं हर बार। हमारा दोस्त जो दशकों तक एक ही मौसम की सर्दी वाला देश हुआ करता था, अब अचानक 4 मौसमों वाली भूमि में बदल गया है। लेकिन इस पर ठंडी का मौसम ज्यादा देर तक हावी नहीं रह पाती है, बल्कि आजकल गर्मी की तूफान इसके अंदर आई हुई है। आप समझ रहे हैं मिस्टर रोनित मेरे कहने का मतलब क्या है? रॉकी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, मैं समझ गया। बिल्कुल स्पष्ट है मिस्टर रॉकी, मनोचिकित्सक ने फिर रक्षित की ओर मुड़ने से पहले कहा। अगला सवाल, मिस्टर रक्षित, क्या तुम नियमित रूप से इन लक्षणों का अनुभव करते हो? अधिकार जताना, ईर्ष्या, अस्वीकार किए जाने का डर या उससे दूर होने की चिंता? ये सवाल सुन रॉकी फिर से अपना मुंह बंद नहीं रख आकाश और हंसते हुए बोला,
क्या आप मिस्टर रोनित मेरी बात पर यकीन करोगे? अगर मैं तुमसे कहूँ कि उसे किसी गे से भी जलन होती है, उसे तो मुझसे भी जलन होती है। उस वक्त भी जब मैं सिर्फ मिसेस काव्या से किसी काम के सिलसिले में बात कर रहा होता हूँ तो यह व्यक्ति बहुत ज्यादा जलनशील पति बन गया है। साथ ही अब वह इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता, और जब हम घर से बाहर होते हैं तो वह हमेशा 10 गुना तेजी से काम करता है ताकि जल्दी से जल्दी घर आ सके। रॉकी का जवाब सुनकर और रक्षित की आंखों में चमकते हुए हाँ, उसने वो सब कुछ कह दिया है जो मैं सोच रहा था को देखकर रोनित केवल आहें भर सकता था। वो पहले से ही समझ गया था कि उसे और कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है मिस्टर रक्षित, आखिरी 2 सवाल। क्या तुम उसके साथ भविष्य के बारे में सोच रहे हो, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हो? मनोचिकित्सक ने फिर पूछा और उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, अगर तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी हाँ है तो बधाई हो मिस्टर रक्षित, तुम निस्संदेह प्यार में हो 100%। जैसे ही रक्षित ने सुना कि मनोचिकित्सक ने फाइनल कर दिया कि वो असल में प्यार में पड़ चुका है, वो हैरान हो बिल्कुल शांत हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने भीतर हजारों साल पुराने अनसुलझे रहस्य को आखिरकार सुलझा लिया हो। वो वहीं बैठा रहा, लकड़ी के जड़ वाले खंभे की तरह स्थिर। हालांकि इस बार यह अब जमी हुई लकड़ी नहीं थी। दूसरी ओर रॉकी, जो अपने दोस्त से एक स्पष्ट रिएक्शन की उम्मीद कर रहा था, उसके चेहरे को देख उसे सिर्फ निराशा ही मिली और वो एक उदास भरे आह के साथ अपनी नजरें उस पर से हटा लेता है। तभी रोनित सोफे पर से उठते हुए पूछता है, मिस्टर रक्षित, तो क्या तुम्हें और भी किसी बात की पुष्टि करनी है? तभी रॉकी बोल पड़ा, नहीं, अब उसे कुछ नहीं जानना है। चलो तो फिर अब मेरा काम खत्म हुआ, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? आगे कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कह वो दरवाजा खोल बाहर निकल दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी रॉकी अचानक ही बोल पड़ा, मिस्टर रोनित, बाहर मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, उसने कहा और रोनित बस सर हिला हामी भर दिया। दरवाजा बंद होते ही रॉकी की नज़र उसके सामने बैठी एक इंसानी पुतले पर पड़ी। वो उसके करीब गया और शरारती अंदाज में बात करते हुए उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया, मेरे दोस्त, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? लेकिन जैसे कि रॉकी किसी को दिखाई ना देता हो, रक्षित ने उसे उसी तरह अनदेखा कर दिया। फिर रॉकी ने जाने से पहले आह भरी और रक्षित का ध्यान आकर्षित करने के लिए खिड़की पर अपनी पीठ टिका दी, जहां रक्षित तब से घूर रहा था। अब जब तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया है कि तुम मिसेस काव्या लिए क्या महसूस करते हो, तो ये बात करने का समय है। दोस्त, तुम क्या सोच रहे हो? मैं उसके बारे में, तुम्हारी भविष्य की योजना के बारे में जानना चाहता था। क्या तुम्हारा मकसद अभी भी वही है? रॉकी ने पूछा और उसने अपनी नज़र रक्षित पर केंद्रित कर ली। उस पल रक्षित ने जानबूझकर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, जैसे वो रॉकी के सवाल से बचने की कोशिश कर रहा हो, और एक पल पहले उसका खुशनुमा चेहरा ठंडा पड़ने लगा। हालांकि रॉकी रक्षित के चेहरे पर आए नेगेटिव बदलाव को देखकर भी पीछे नहीं हटा। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉकी उसका जवाब जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि वो क्या सोच रहा था, क्योंकि अब से चीजें पूरी तरह से अलग रास्ते पर चलना शुरू कर सकती थी। एक ऐसा रास्ता जो शुरू से ही उनके मकसद के बीच में नहीं था। जब से रॉकी को एहसास हुआ कि मिसेस काव्या पहले से ही उसके दोस्त के लिए एक महत्वपूर्ण अस्तित्व बन गई है, उसने पहले से ही आगे का सोचना शुरू कर दिया। वो ये सोचा कि जब आगे चल रखा उसका दोस्त मिसेस काव्या के प्यार में पड़ जाएगा तो क्या होगा? वो क्या अपने मकसद को भूल जाएगा या फिर? सच तो ये है कि रक्षित की शादी के लिए सहमत होने के केवल 2 ही कारण थे। पहला कारण उसके दादा की एक बड़ी इच्छा थी कि उनका एक परपोता हो जो सिंह कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी बने, और दूसरा कारण था कि रक्षित के अपने पापा अमर प्रताप सिंह को मारने के लिए उस बच्चे का उपयोग करना, जिस इंसान को वर्तमान में पूरे एशिया का देवता माना जा रहा था। असल में उसकी वजह से ही रक्षित का बचपन और एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया था और मजबूरन अपने बचपन को भूल उसे शैतान बनना पड़ गया था। स्टडी रूम, जब रॉकी रक्षित से उसके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश में लगा था, उस वक्त रक्षित उससे नजरें चुरा रहा था। फाइनली रॉकी को उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और रक्षित जल्द ही वहां से उठ कमरे से निकल अपने बेडरूम की तरफ चल देता है। उसके इस तरह बिना कुछ कहे जाने की वजह से रॉकी थोड़ा निराश हो जाता है और गंभीर आहें भरता है और खुद में सोचते हुए बोलता है, पता नहीं अब रक्षित क्या करेगा आगे। उसका तो इस शादी से शुरू से ही बस एक ही मकसद जुड़ा हुआ था और वो था उसके प्लान को पूरा करना। यहाँ तक कि उस शादी वाले एग्रीमेंट पर सिग्नेचर भी उसने सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया था। और ये सब मिसेस काव्या को भी अच्छी तरह से पता है कि बस एक बार वो बच्चा पैदा कर दे उसके बाद उनका रिश्ता उसके पति से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उन्हें यहाँ से वापस जाना होगा।
वो भी शर्त के मुताबिक उन्हें 5 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होना है। आगे वो ऐसा करने में असफल हो जाती हैं तो उन दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। पर अब चीजें पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों की जिंदगी पता नहीं आगे क्या रूप लेने वाली है। ये सब सोच रॉकी कमरे से निकल रोनित के पास जाने के लिए बढ़ जाता है। रोनित जो हॉल में बैठे रॉकी का ही वेट कर रहा था और जैसे ही वो रॉकी को अपनी तरफ आते हुए देखता है वो जल्दी से खड़ा हो पूछता है, हम तो रॉकी, तुम्हें और कोई जानकारी चाहिए थी मुझसे मिस्टर रक्षित से रिलेटेड? रोनित की बातों को सुन रॉकी उसके सामने जा खड़ा हो जाता है और हर वक्त मजाकिया अंदाज में रहने वाला इंसान इस वक्त काफी गंभीर दिख रहा था। मिस्टर रोनित, मुझे आप सच बताइए कि क्या मेरा दोस्त वाकई में अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है? उसके अंदर जो भावना की कमी थी वो अब आ गई है। मुझे सब जानना है, क्या कोई कमी तो नहीं है ना? रॉकी रक्षित के लिए फिक्रमंद था, इसीलिए वो एक बार अपनी तसल्ली के लिए रोनित से पूछ रहा था, जिस रोनित थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ रॉकी, इस वक्त तुम मिस्टर रक्षित के बारे में सोच रही हो, उसकी अजीबोगरीब बीमारी के बारे में। पर अगर मैं भी सच कहूँ तो हैरान तो मैं भी बहुत ज्यादा हो गया जब मैंने आज मिस्टर रक्षित के आंखों में देखा, उनके अपने पत्नी के लिए उमड़ती भावना को देखा। जिस वक्त तुमने मुझे उनके मनोचिकित्सक के रूप में अपॉइंट किया था, उस वक्त जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैं उससे बात करके पूरी तरह शॉक रह गया था। मैंने 5 साल पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारों को सॉल्व किया था अपने इस थेरेपी के जरिए, पर मिस्टर रक्षित का केस शायद वो एक अनोखा ही केस था मेरे लिए। उस वक्त मेरा मन तो कर रहा था कि बस ये काम मैं किसी भी तरीके से छोड़ दूं, क्योंकि मुझसे ये नहीं होने वाला। और तो और 5 साल से तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। पर मुझे आश्चर्य इस बात की हो रही है कि जिस बेजान बिना किसी भावनाओं वाले इंसान को मैं इतने सालों में ठीक नहीं कर सका, वो एक लड़की ने महज 2 महीनों के अंदर कर दिया। सच में ये एक तरह से मिरेकल ही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है मिस्टर रोनित की मेरे दोस्त फिर से एक इंसान का रूप ले रहा है। सच में बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। रॉकी अभी अपनी खुशी बयां कर ही रहा था कि रोनित थोड़ा गंभीर होते हुए बोल पड़ा। देखो रॉकी, मैं भी इस बदलाव से बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर मैं तुम्हें एक बात अपनी अनुभव के हिसाब से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मिस्टर रक्षित के साथ पहले हुआ था उस वजह से वो एक बेजान पत्थर की मूर्ति बन गए थे, जिनमें सांसें तो थी पर उन्हें ना किसी चीज से दर्द होता था और ना किसी के लिए फिक्र। एक खालीपन सा हो गया था उनकी जिंदगी, पर उनकी पत्नी ने उन खालीपन को धीरे धीरे खत्म कर दिया है और उनके दिल में एक खास जगह बना ली है। और मुझे तुम्हें ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी भी वजह से उनकी पत्नी उससे दूर होती है या फिर उन पर कोई खतरा आता है तो ये दोबारा टूट जाएगा और फिर शायद ही ये वापस इंसान बन पाए। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर रोनित, आप जो बोलना चाह रहे हैं। खैर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। दोनों बातें करते करते हवेली के मेन गेट तक आ गए, जिसके बाद रोनित अपने कार में बैठकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर रक्षित जो अपने दिमाग में ढेर सारी बातों को सोचते हुए अपने कमरे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहा था, पर जब उसे याद आया कि काफी देर हो गया है, वो अपनी पत्नी को कमरे में अकेले छोड़कर आया था, तो वो तेजी से कमरे की तरफ जाने लगा। उसे उम्मीद थी कि काव्या आराम से बेड पर गहरी नींद में सो रही होगी, पर जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, सामने बेड का नजारा देख वो पूरी तरह सन्न रह गया। काव्या एकदम नींद में ही बेड के बीचों बीच उठकर बैठी हुई थी और आंखें बंद किए ही अपने दोनों हाथों से टी शर्ट को खोलने की लगातार कोशिश किए जा रही थी। चूंकि वो नींद में थी, इसी वजह से वो टी शर्ट खोल नहीं पा रही थी, बस ऊपर उठा पा रही थी। रक्षित जैसे ही उसके पतले और गोरे कमर देखता है, एकदम मासूम लड़के की तरह शर्माने लगता है और उसके चेहरे लाल होने लग जाते हैं। उसके दिल में जो भावनाएं दबी हुई थी, एक बार वो फिर से बेतहाशा उमड़ने लग जाती हैं। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है और जल्दी से बेड के पास जा टेबल को साइड करते हुए काव्या के टी शर्ट को अपने हाथों से नीचे करते हुए बोलता है, मिस काव्या, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तक काव्या जो अपनी आंखें बंद ही किए हुई थी, अपने पति की आवाज सुनते ही वो झट से अपनी आंखें खोल सामने देखने लगती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, प्लीज मेरी टी शर्ट उतारने में हेल्प कीजिए। काव्या की बात सुन रक्षित के लाल गाल और ज्यादा लाल होने लगते हैं। चूंकि कमरे में एसी लगी हुई थी, पर रक्षित उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस वजह से काव्या को सर्दी लग जाती। इसीलिए वो खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोला, मिस काव्या, प्लीज तुम लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पंखा झेलता हूँ। इतना कहते हुए वो टेबल पर पड़ी एक किताब को उठाता है और तेजी से उसके ऊपर वाले गत्ते को फाड़ काव्या को हवा करने लगता है। वैसे काव्या को सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था और टी शर्ट पसीने से गिला हो चुका था।
जैसे ही रक्षित काव्या को पंखा झलने लगा, ये देख नशे की हालत में भी काव्या को बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई और इसीलिए वो झट से रक्षित के गले से कसकर लिपटते हुए बोली, रक्षित जी आप बहुत बहुत ज्यादा प्यारे हैं, सच में आप अच्छे इंसान हैं। इतना कह वो रक्षित के गर्दन पर अपने नाक कर स्पर्श दे उसे सूंघने लगी और बोली, आप कौन सा सेंट लगाए हैं जो इतना ज्यादा खुशबू आ रहा है। एक तो रक्षित पहले से ही अपने अंदर उमड़ रहे वासना के सैलाब को किसी तरह कंट्रोल कर पा रहा था, ऊपर से काव्या उसके इतना करीब जा अपने सांस का स्पर्श महसूस करा रही थी, उसे मानो उसके अंदर की सारी सीमा टूट चुकी हो। पर अगले ही पल काव्या झट से उसके गले से थोड़ा दूर हट बेड पर घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए रक्षित को देखने लगती है। एक पल पहले जो लड़की इतनी चहक रही थी उसे यूं अचानक शांत बैठे देख रक्षित उससे पूछा, क्या हुआ मिस काव्या, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। इस पर काव्या बड़े ही मासूमियत भरे अंदाज में बोली, जब से हमारी शादी हुई है आपने कभी भी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया, हमेशा मिस काव्या बोलते रहे, क्या आप मुझे सिर्फ मेरे नाम से नहीं बुला सकते हैं। ये शब्द सुनते ही रक्षित का दिल अंदर से उदास हो गया और वो झट से अपने हाथों से काव्या के गालों को सहलाते हुए बड़े ही नर्म और प्यार भरे आवाज में बोला, काव्या तुम मेरी पत्नी हो। जितना नया ये सब रक्षित के लिए था उतना ही हैरान करने वाली बात काव्या के लिए भी थी। उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि कभी उसका पति उसे अपनी पत्नी बोलेगा, वो भी इतने प्यार से। वो इतना ज्यादा उत्साहित थी, इसीलिए वो फिर से रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज रक्षित जी एक बार फिर से बोलिए ना जो आपने अभी अभी बोला। जिस पर रक्षित फिर से खुशी से बोलता है, काव्या मेरी पत्नी है। अब तो मानो काव्या हवा में ही उड़ने लगी थी, इसीलिए वो वापस से रक्षित के सीने से जा लिपटी, जिससे एक बार फिर से रक्षित को खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। वो काव्या के हर एक रिएक्शन से उसके प्यार में डूबे चले जा रहा था। इस वक्त काव्या पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसी वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए अपने जज्बातों को अपने अंदर समेट रखे हुए था। लेकिन तभी उसे काव्या की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वो दुनिया की हर मुसीबत का सामना कठोर हो कर सकता था, पर काव्या अब उसकी एक ऐसी हिस्सा बन गई थी जिसके चेहरे पर ना तो वो उदासी देख सकता था और ना ही उसकी आंखों में आंसू। इसीलिए जैसे ही उसने अपनी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनी, मानो उसके दिल के 100 टुकड़े हो गए हो, वो पूरा घबरा गया और हड़बड़ाते हुए जल्दी से उसे अपने सीने से अलग करते हुए बिठा बोला, मिस काव्या क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह रो क्यों रही हो, प्लीज़ बताओ मुझे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, प्लीज़ बताओ मुझे, मैं तुम्हें इस तरह रोते नहीं देख सकता हूँ। रक्षित जी क्यों, मैं आपका चेहरा क्यों नहीं देख सकती, क्यों, मुझे आपको जानने की अनुमति नहीं है, मैं आपको देखना चाहती थी, मैं आपको जानना चाहती थी। वे शब्द रक्षित के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे जब उसकी नज़र अपनी पत्नी पर टिकी थी जो एक बच्चे की तरह रो रही थी, और इसी वजह से रक्षित का दिल दर्द से इतना सिकुड़ गया कि उसने काव्या को अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और गले लगा लिया। काव्या उसके कंधे पर रोती रही और रक्षित ने अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया, वो उसे गले लगाए रखा। रक्षित इस बारे में सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए और उसकी पीड़ा कम करने के लिए क्या कहना चाहिए। हालांकि रक्षित के बोलने से पहले ही काव्या अचानक फिर से सुस्त पड़ने लगी और थकावट के कारण फाइनली वो बेहोश हो गई। और जिस क्षण रक्षित को लगा कि काव्या आखिरकार सो गई है, रक्षित ने उसके बाद भी उसे अपने बाहों में भरे रखा और गले से लगाए रखा। फिर आखिरकार उसने उसे अपने आप से दूर किया और बहुत ही आहिस्ते से उसे बेड पर लिटा दिया। फिर वो चुपचाप खड़ा हुआ और काव्या की भीगी हुई शर्ट बदलने के लिए दूसरी ड्रेस ले आया। इसके बाद उसने धीरे से उसे बैठाया और अपने सीने पर उसके सर को झुका लिया और बड़े ही आराम से उसने काव्या के टी शर्ट को उतार दूसरी पहना दी। रक्षित पूरी प्रक्रिया के दौरान चुप रहा, उसकी आंखों में अभी भी अपराधबोध और दर्द झलक रहा था क्योंकि वो अपनी पत्नी के शरीर को देखने से बचने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया और रक्षित अभी भी उसके पास बैठा हुआ था, काव्या के शांत सोते हुए चेहरे को देख रहा था। उसने जब देखा कि अब काव्या को पसीना नहीं आ रहा है तो उसने पंखा चलना बंद कर दिया और बहुत देर तक उसे घूरने के बाद रक्षित ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपने सीने के सामने कपड़े को कस लिया और अपना चेहरा छत की ओर कर देखने लगा। इसके बाद उसने अपने होंठ काटे और काफी देर तक अपनी आंखें बंद कर लीं। उस पल रक्षित अपने सीने के अंदर की भावनाओं को सुलझा रहा था। दर्द, वह एहसास जो उसने सोचा था कि वो फिर कभी महसूस नहीं करेगा, वह एहसास जो उसने सोचा था कि उसकी माँ की मौत के साथ बहुत पहले दफन हो गया था, काव्या को रोता देखकर एक बार फिर से उभर आया। जब वो रो रही थी और उससे पूछ रही थी कि क्यों, तो वो एक टूटी हुई वीडियो क्लिप की तरह थी जो बार बार रक्षित के दिमाग में आती रही। यह एक ऐसा नज़ारा था जो वो कभी दोबारा नहीं देखना चाहता था।
वो उसे फिर से इस तरह रोते हुए नहीं देखना चाहता था। वो उसे फिर से इस तरह महसूस करते हुए नहीं देखना चाहता था। अपने जीवन में पहली बार रक्षित को ये समझ में आने लगा कि आखिरकार प्यार क्या होता है। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि जब से वह काव्या मिला था, तब से उसके भीतर जो भी भावनाएं उमड़ रही थी, उनका कारण ये था कि वह उससे प्यार करने लगा था। वो हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस पल क्या महसूस कर रहा था जब उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करता है। हालांकि वह बस इतना जानता था कि वह उसे कभी नहीं खुद से दूर होने देगा। वो बस उसे अपनी बाहों में रखना चाहता था और उसे हमेशा हर खुशियां देना चाहता था। काव्या के बारे में सोचते हुए रक्षित ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी शर्ट को और भी जोर से कस लिया। उसने अपना मुंह खोला और धीरे से कुछ बोला, तो ये प्यार है, हो। जब कमरे का दरवाजा खुला तो रॉकी, जो पहले से ही रक्षित और काव्या के कमरे के सामने दीवार पर झुका हुआ खड़ा था, रक्षित बाहर निकल आया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे बस रॉकी को देखा और फिर जल्दी से आंगन की ओर चल दिया। दूसरी ओर रॉकी, जो चुपचाप उसके पीछे चलता रहा, और जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, रक्षित ने आखिरकार बात की। रॉकी, चलो लड़ते हैं, उसने कहा, और रॉकी केवल आहें भर सका, मानो वह उससे यही कहने की उम्मीद कर रहा था। इस तरह अंत में वे हमेशा की तरह अंधेरे आसमान के नीचे भयंकर रूप से लड़े। काफी देर तक समय बीतता गया और लड़ाई समाप्त हो गई। रक्षित दीवार पर झुककर भारी सांस ले रहा था। तभी रॉकी ने उसकी ओर पानी की बोतल और एक तौलिया बढ़ाया। इसके बाद रक्षित ने तौलिया लिया और अपना गीला चेहरा और गर्दन पोंछने के बाद पानी पी लिया। कुछ क्षणों के बाद वे दोनों अब दीवार से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ गए थे। तो क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? रॉकी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन बहुत देर तक रक्षित के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने बस अपना सिर उठाया और चुपचाप अंधेरे आसमान को घूरता रहा। फिर उसने आखिरकार अपना मुंह खोला। रॉकी, मुझे फिर से दर्द हो रहा है, उसने बस इतना कहा, जिससे रॉकी हैरान रह गया। उस पल रॉकी को वो समय याद आ गया जब रक्षित ने अचानक उससे कहा था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि दर्द भी नहीं। उसने उसे बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल सुन्ना और पूरी तरह से खाली हो गया हो। रक्षित उस समय सिर्फ 12 साल का था। उस समय जब दादाजी उसे बोले थे कि सब अच्छा हो जाएगा, तो उन्हें यह नहीं पता था कि यह सालों तक रहेगा, इतना दिन कि रक्षित धीरे धीरे मुस्कुराना भी भूल जाएगा। उस अतीत को याद करते हुए रॉकी अपनी बात कहते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खैर रक्षित मेरे दोस्त, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। रॉकी की बातों को सुन रक्षित उसकी तरफ देखने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, तो क्या रॉकी, मैं फिर से इंसान बनने लगा हूँ? ये बात पूछते हुए रक्षित अंधेरे आसमान की तरफ देखने लगा, जिससे रॉकी ने भी अपना सिर ऊपर उठा लिया। अच्छा, क्या तुम बहुत समय पहले से ही इंसान नहीं बन गए हो? मुझे तो लगता है कि तब से जब पहली बार तुमने अपनी पत्नी के प्रति कुछ महसूस किया था। रॉकी ने थोड़ा झिझकते हुए बात की, लेकिन रक्षित ने बस उसके शब्दों की पुष्टि करते हुए कहा, तुम सही हो रॉकी। ये बात सुन रॉकी हैरान रह गया, क्योंकि रक्षित बस अपनी बातें कहे जा रहा था। आज अभी अभी वह मेरी बाहों में रोते हुए मुझसे पूछ रही थी कि वह मुझे क्यों नहीं देख सकती, रक्षित ने बहुत उदास स्वर में कहा, जिसे सुन रॉकी चुप रह गया। वो हमेशा मुझे गर्मी देती रही है, वो सूर्य की तरह है जो मेरी ठंडी दुनिया को गर्म कर रही है और मुझे जीवन दे रही है, और फिर भी मैं उसे चोट पहुंचा रहा हूँ, रक्षित ने आगे कहा, और उसने अपने बालों में उंगलियां फिराई और फिर उन्हें खींचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उस पल रॉकी चौंक गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, इसलिए नहीं कि उसने अभी क्या कहा, बल्कि इसलिए कि उसका दोस्त पहली बार आखिरकार अपनी भावनाएं किसी हरकत के जरिए दिखाते हुए देखा गया था। वह पहले बिना कुछ कहे बेजान पत्थर की तरह वहीं खड़ा रहता था, चाहे वह अंदर से कितना भी उलझन में क्यों न हो। लेकिन अब, वाह, क्या ये प्यार में होने का एक और बढ़िया असर है। प्यार में लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं, है ना? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। रुको, क्या मैं अपने दोस्त को जल्द ही एक असली समस्याग्रस्त इंसान की तरह अपनी पत्नी के पास घूमते हुए देखूंगा? सच में। रॉकी, जो हैरान रक्षित के प्रति सहानुभूति रखता था, बस आश्चर्य और हैरानी से उसे देख रहा था। एक बार फिर रॉकी ने अपने मुंह को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बगल में बैठा वो ठंडा आदमी अब एक समस्याग्रस्त छोटे जानवर की तरह लग रहा था, नहीं, एक छोटा मासूम पिल्ला। रॉकी ने अपने सिर को हिलाकर अपने दिमाग में चल रही कुछ मजेदार बातों को दूर कर दिया, और रक्षित ने जो अगले शब्द कहे उससे वो तुरंत गंभीर हो गया। रॉकी, तुमने कहा कि उसे चोट न पहुंचाने के लिए मैं जो एकमात्र काम कर सकता था वो था उसके सामने खुद को प्रकट करना, लेकिन अगर मैं उसे अपना चेहरा दिखाता हूँ
तो यह वैसा ही है जैसे उसे किसी बड़ी मुसीबत में घसीटना ताकि वह मेरे साथ तकलीफ सहे। अगर मैं उसे बता दूं कि मैं कौन हूं तो मैं। रक्षित की आवाज इतनी दयनीय थी कि रॉकी कुछ नहीं कर सका, बस चुप रहा। उसे पता था कि उसके दोस्त का अपने बारे में मिस्टर काव्या को न बताने का उसका निर्णय केवल ये बताता है कि वो उसके लिए कितनी मायने रखती है। एक लंबी खामोशी छा गई और फिर उनमें से कोई भी बात नहीं किया। तभी रक्षित वहां से उठकर जाने लगा। हालांकि वो अभी कुछ कदम ही चला था कि वो रुका और पीछे मुड़कर रॉकी की ओर देखा जो जमीन पर अभी भी बैठा हुआ था। रॉकी, हम आज अभी कहीं नहीं जा सकते, मुझे पहले कुछ काम करना है, रक्षित ने कहा, जिससे रॉकी तुरंत खड़ा हो गया और एकटक उसे थोड़ा हैरान हो देखने लगा। अरे पर रक्षित, क्या तुम भूल गए कि आज तुम्हारे लौटने का इंतजार कौन कर रहा है? रॉकी उसके पीछे चलते हुए पूछा। लेकिन रक्षित बस चलता रहा, मानो उससे कह रहा हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। तुम्हें पता है कि तुम उन देशों की लंबी सूची में एक और देश नहीं जोड़ सकते जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, रॉकी ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, जिससे रक्षित रुक गया और आखिरकार उसकी तरफ देखा। उस पल रॉकी वहीं हैरान हो खड़ा रहा जब उसने देखा कि रक्षित की आंखें अचानक भयंकर रूप से डरावनी हो गई, खासकर तब जब एक भयानक डेविल स्माइल अचानक उसके चेहरे पर चमक उठी। मुझे इसकी परवाह ही कब थी? अगर उन्होंने भी मेरे खिलाफ जाने का फैसला किया है तो जाने दो, रक्षित ने बेरहमी से कहा, जिससे रॉकी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले, और अगले ही पल रक्षित ने जो कहा उससे वह अचंभित रह गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अपनी कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी गई स्टोरी लव माई डेविल हस्बैंड।